अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। डाकुओं के मुसल्लह गिरोह ने थाने पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से इस रात में थाने में मौजूद नहीं था। मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। अगली सुबह में वापस आया तो पता चला कि पासा पलट चुका है। डाकुओं और गिरोही मुजरिमों की एक मखसूस नफ्सियात होती है। इनका कोई अहम आदमी अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो वो कोई मौका निकाल कर उसे छुड़ाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये इसी जेल की एक मुजरिमाना कार्रवाई थी। पिछले चंद रोज से मैंने एक डाकू को हवालात में बंद कर रखा था। तफ्तीश आखिरी मराहिल में थी और एक आध रोज बाद में से अदालत के हवाले करने वाला था कि ये नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। हमलावर डाकुओं को मेरी गैर मौजूदगी में कामयाबी हासिल हो गई। वो अपने सरदार सुल्तान को हवालात से निकाल ले जाने में कामयाब रहे। अलबत्ता इनका एक साथी पुलिस की मज़ाहमत की नज़र हो गया। गोया एक आम डाकू की जान का नजराना पेश करके वो अपने सरदार सुल्तान को छुड़ा ले गए। मुझे थाने में कदम रखते ही इन हालात का इल्म हुआ तो मैंने अपने नायब को कमरे में बुला लिया। वो एक इंस्पेक्टर था, शमशाद अली। मैंने कुसीले लहजे में उससे इस्तफसार किया। मैं तो थाना तुम पर छोड़कर गया था, फिर ये सब कैसे हो गया? सर, हमने मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, वो नदामत आमेज अंदाज में बोला, और दो तरफा फायरिंग के नतीजे में डाकुओं का एक साथी मारा गया। और मैंने इस डाकू की लाश का अचार नहीं डालना। मैंने एसआई की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। वो लोग जेर हिरासत अपने सरदार को छुड़ा ले गए। सबसे अहम और अफसोसनाक बात तो यही है। एसआई ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका दी। मैं इस वाक़ये से बहुत अपसेट हुआ था। सुल्तान डाकू को ज़ेरे दाम लाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, ये मैं ही जानता था। और अब जबकि मैं इसे एक भरपूर चालान के साथ कानून के हवाले करने वाला था तो उसके साथ ही उसे थाने की हवालात से निकाल कर ले गए थे। ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था। ये अफसोसनाक वाक़या कितने बजे पेश आया? मैंने एसआई से पूछा। उसने बताया कि लगभग सुबह 4 बजे। इस ज़माने में आज की तरह थानों में इतना ज़्यादा अमला नहीं हुआ करता था। मज़कूरा थाने में मेरे अलावा सब इंस्पेक्टर शमशाद अली, एएसआई मुमताज़ खान, हवलदार और 4-5 कांस्टेबल्स थे। इस नफरी के हिसाब से मैंने शमशाद अली से पूछा, हमलावर डाकुओं की तादाद क्या थी? निस्फ दर्जन से ज़्यादा थे। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, एक डाकू फायरिंग के दौरान मारा गया और वो लोग सुल्तान को हवालात से निकाल कर ले गए। मैंने नहदी बरहमी से कहा, इनकी तादाद पूरी रही और हम सरासर घाटे में रहे। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने मुझे ठंडा करने की कोशिश की। जल्द ही इन डाकुओं का सुराग मिल जाएगा। मैंने सख्त लहजे में सवाल किया, अब तक तुम लोगों ने क्या कोशिश की है? मैंने खोजी को थाने बुलवाकर काम पर लगा दिया है, उसने जवाब दिया। वजीर अली नामी वो खोजी अपने काम का माहिर और तजुर्बेकार शख्स था। बाज़ मामलात में उसने नाकाबिले यकीन हद तक कानून की मदद की थी। मैं उसके रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ था और उसके कारनामों की कद्र करता था। मैंने सब इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया, क्या सिर्फ एक खोजी पर इन्हिसार किया जा सकता है? हमने डाकुओं के फरार होते ही उनका ताक़ुब भी किया था, जो कि नाकाम रहा। मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा। जनाब, वो सब के सब चाको चौबंद घोड़ों पर सवार थे, एसआई ने कहा। हमारे 2 नौजवानों ने उनका पीछा किया क्योंकि हमारे पास इस वक्त यही 2 घोड़े थे और इन घोड़ों की सेहत भी आपसे ढकी छुपी नहीं। बात ख़त्म करके वो दोबारा खामोश हो गया। मैंने ज़्यादा गरजना बरसना मुनासिब न समझा और गहरी सोच में डूब गया। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे और ये वारदात सुबह 4 बजे पेश आई थी। गोया इन गुजरे हुए 7 घंटों में वो डाकू कहीं के कहीं निकल गए होंगे और ऐन मुमकिन था कि वो किसी महफूज पनाहगाह में पहुंच चुके हों। थाने पहुंचते ही जब मुझे डाकुओं की इस कार्रवाई की इत्तला मिली तो मैंने सबसे पहले जाकर हवालात का मुआयना किया था और हवलदार से सवालात भी किए थे। अपने अमले के बयानात से यही नतीजा अखज़ हुआ कि डाकुओं ने आनन फानन गन पॉइंट पर वो कार्रवाई की थी। थाने के अमले ने डट कर मुकाबला किया, ताहम बदकिस्मती से कामयाबी हमलावरों के हिस्से में आई। सांप निकल चुका था, इसलिए फिलहाल रस्सी पीटने का कोई फ़ायदा नहीं था। अपने अमले से तफसीली सवाल जवाब बाद में भी हो सकते थे, लिहाजा मैंने पहली फुर्सत में मुझे डाकू तक पहुंचना था और ये बहुत ही अफसोसनाक सुबकी वाला मामला था।
अगर इस रात में थाने में मौजूद होता तो शायद ये वाकया पेश ना आता या इस अंदाज में पेश ना आता। मैं अपने अमले की जान दांव पर लगाकर हमलावरों को रोकने की कोशिश करता। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। मैंने सब इंस्पेक्टर से पूछा, खोजी को कब रवाना किया है तुमने? सुबह 8 बजे, उसने बताया। इसके साथ एएसआई नवाजिश और कांस्टेबल निसार भी हैं। मौसम अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे और मुफीद नताइज बरामद होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने कहा और सब इंस्पेक्टर को अपने कमरे से रुखसत कर दिया। वो फरवरी का महीना था और सर्दी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। दिन तो मोतदिल रहता, लेकिन शाम होते ही खुनकी शुरू हो जाती और रात को भी खासी ठंड हो जाती। मैं हालिया वाक़ये के बारे में सोचने लगा। सुल्तान डाकू ने आसपास के इलाके में बहुत अफरा तफरी मचा रखी थी। मैं कमोबेश 1 साल से उसके पीछे लगा हुआ था और इसी कोशिश के नतीजे में वो चंद रोज़ पहले मेरे हत्थे चढ़ गया। अगर मैं सुल्तान डाकू और उसके कारनामों की तफसील में चला गया तो कई कहानियों के दरवाजे खुल जाएंगे और इन रास्तों में असल दास्तान कहीं खोकर रह जाएगी। वो दास्तान जिसका इंतखाब मैंने आपको आज सुनाने के लिए किया है। अगर फिर कभी मौका मिला तो सुल्तान डाकू पर एक मुफस्सिल कहानी बताऊंगा। फिलहाल वो एक ऐसा खतरनाक मुजरिम था जो मेरे काबू में आने के बाद हाथ से निकल चुका था। जख्मी सांप और छूटा हुआ मुजरिम नहायत ही खौफनाक हो जाते हैं और मुझे इसी खतरनाक डाकू को दोबारा गिरफ्त में लाना था। 1 घंटे के बाद इत्तला मिली कि खोजी वजीर अली वापस आ गया है। मैंने इसे फौरन अपने कमरे में बुला लिया। एएसआई नवाजिश और कांस्टेबल निसार उसके साथ थे, लिहाजा मैंने इन्हें भी तलब कर लिया। खोजी ने जो रिपोर्ट पेश की, इसका खुलासा कुछ इस तरह है। घुड़सवार डाकुओं का खुरा निकालने में खोजी की खातिरख्वाह कामयाबी हासिल हो चुकी थी। मेरे थाने की मशरकी जानिब लगभग 1 मील के फासले पर जंगल शुरू हो जाता था। खोजी के मुताबिक मुसल्लह घुड़सवार इसी जंगल की सिमत फरार हुए थे। इसने फरार होने वाले घोड़ों की तादाद 6 बताई। घुड़सवारों की तादाद के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 6 भी हो सकते थे और 12 भी। बहरहाल सब इंस्पेक्टर की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि वो 6 आए थे और 6 ही वापस गए थे, यानी कि एक घोड़े पर एक। खैर, खोजी की फराहम करदा इत्तला काफ़ी सनसनीखेज थी कि वो डाकू जंगल की तरफ फरार हुए थे। मैंने चंद रोज़ कबल एक ज़बरदस्त मार्के के बाद इस जंगल से सुल्तान को गिरफ्तार किया था। एक तरह से इसे डाकुओं की इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा सकता था। खोजी के दूसरे इंकिशाफ ने मुझे पूरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, डाकुओं के फरार का रास्ता तो मैंने वाज़ेह कर दिया, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो थाने पर चढ़ाई करने कहीं और से आए थे। क्या मतलब, कहीं और से आए थे? मैं वाकई हैरान रह गया। अगर वो जंगल में घुसे हैं तो आए भी इधर ही से होंगे। मैं तो अगले मरहले पर इस जंगल में इन्हें तलाश करने वाला हूँ, तुम्हारी मदद से। वो ताउन आमेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, जनाब, मैं आपकी हर किस्म की मदद करने को तैयार हूँ। डाकुओं का खुरा जहाँ तक ले जाएगा मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि वो लोग मगरबी सिमत से सफ़र करके इस थाने पहुँचे थे। थाने की मगरबी जानिब बस्ती थी जो 1 फर्लांग तक फैली हुई थी। खोजी की बात ने मुझे उलझन में डाल दिया। बज़ाहिर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता था। मैंने वज़ीर अली से इस्तफसार किया, कहीं डाकुओं का खुरा उठाने में तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो जोशीले लहजे में बोला। मैंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल में खुरा निकाला है। वो डाकू जो अपने घोड़ों के सुमों पर कपड़ा या प्लास्टिक बांधकर सफ़र करते हैं, मैंने उनका भी सुराख लगाया है। मैं इस किस्म की गलती नहीं कर सकता। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका और फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस मामले में तो सब कुछ साफ साफ है। डाकुओं के कदमों और घोड़ों के सुमों के निशान बस्ती से लेकर थाने तक और थाने से जंगल तक बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं। मेरा हिसाब किताब गलत नहीं हो सकता। जिन 2 पुलिस एहलकारों ने घोड़ों पर डाकुओं का ताक़ुब किया, मैं इनसे तफसीली बातचीत कर चुका था। उनका भी यही कहना था कि मुसल्लह घुड़सवार डाकू जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर गायब हो गए थे। इनके दरमियान इतना फासला पैदा हो गया था कि वो मज़ीद ताक़ुब जारी न रख सके। मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस मजबूरी में गैर इत्मीनान बख्श सेहत वाले घोड़ों के साथ साथ घुड़सवार डाकुओं की फायरिंग का भी बड़ा हाथ था। पुलिस के जवानों के पास रवायती असला था, जबकि डाकुओं के पास जदीद किस्म की राइफलें थीं।
پھر وہ تعداد میں بھی غالب اکثریت میں تھے۔ اس نوعیت کی صورتحال میں اسلحے سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ اگر میں تھانے میں موجود ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر علی کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکو بستی کی جانب سے سفر کر کے تھانے تک پہنچے تھے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ بستی سے آئے تھے؟ 16 آنے یقین ہے سرکار، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو اپنے بندوں سے پوچھ لیں۔ اس نے کانسٹیبل نثار اور ASI نوازش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ آپ کا حکم ہو تو میں جنگل میں بھی آگے تک ان کا کھرا نکالوں گا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہوں گا، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، بستی کی سمت پایا جانے والا کھرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ ڈاکو اس بستی سے آئے تھے یا پھر کہیں اور سے آئے تھے، اور بستی کے نزدیک سے ان کا صرف گزر ہوا تھا۔ کھوجی وزیر علی کے بجائے ASI نوازش نے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ ملک صاحب، کھوجی نے جو کھرا نکالا ہے وہ خوشیا کے گھر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ خوشیا کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ASI نے بتایا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ بستی کے ایک گھر میں رہتا ہے۔ یہ گھر بستی کے آخری کنارے پر آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ یہ اطلاع خاصی اہم اور سنسنی خیز تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوشیا کے گھر میں کچھ وقت گزارا تھا۔ میں نے مزید معلومات کی خاطر دریافت کیا، آپ لوگوں نے خوشیا سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ کی ہے؟ ASI نے جواب دیا، ملک صاحب، ابھی تک ہم نے خوشیا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے صبح آنے کو کہا تھا۔ میں جس کام سے دوسرے شہر گیا تھا، اگر اس میں کچھ پیچیدگی پیدا نہ ہو جاتی تو میں صبح ہی اپنے تھانے پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال میں SP علاقے کے حکم پر وہ کام نمٹانے گیا تھا، اس لیے اسے ادھورا چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ کھوجی وزیر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وزیر علی، تمہارا کہنا ہے کہ وہ ڈاکو خوشیا کے گھر سے سفر کر کے تھانے پہنچے اور یہاں کی حوالات میں سے اپنے سردار کو چھڑا کر جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ کیا تم نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوشیا کے گھر کب اور کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال اس سلسلے میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کا حکم ہو تو میں اپنے تجربے کو کام میں لا کر کم از کم یہ ضرور پتہ چلا لوں گا کہ وہ کس سمت سے سفر کر کے خوشیا کے گھر پہنچے تھے۔ اگر انہیں وہاں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تو ان کا کھرا سلامت ہوگا۔ ASI نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب، بستی ہمارے تھانے سے مغربی جانب واقع ہے۔ بستی کے ختم ہوتے ہی کھیتوں کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد بڑی نہر، نہر کی دوسری سمت بھی کھیت ہی کھیت ہیں۔ آج کل کھیتوں میں فصل بھی کھڑی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ڈاکو اس طرف سے آئے تھے تو کھیتوں میں ان کا کھرا اٹھانا خاصا مشکل کام ہوگا۔ مشکل اور آسان تو بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے کہا، یہ ضروری کارروائی فوراً ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم ہو، ASI نوازش فرما برداری سے بولا۔ میں نے نوازش کو اپنے کمرے میں روک کر دوسرے افراد کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کھوجی سے میں نے برآمدے میں ٹھہرنے کو کہہ دیا۔ جب میں اور ASI کمرے میں رہ گئے تو میں نے اس سے کہا، نوازش علی، تم فوری طور پر SP آفس روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کی اطلاع وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ میں تمہیں SP صاحب کے نام ایک رقعہ لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو صورتحال کی وضاحت کے لیے خود بھی SP صاحب سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن تھانے میں میری موجودگی اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ میں نے ASI کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ رقعے میں نے سلطان ڈاکو کے بارے میں تفصیلاً درج کر دیا۔ SP صاحب اس صورتحال سے آگاہ تھے کہ وہ خطرناک ڈاکو عدالتی ریمانڈ پر میری تحویل میں تھا۔ میں نے SP سے یہ درخواست بھی کی کہ میرے تھانے کو مزید نفری مہیا کی جائے تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں۔ پہلے میں نے سلطان کو جنگل میں اس کے ایک خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا تھا۔ اس مشن میں افرادی قوت سے زیادہ میری حکمت عملی کا دخل تھا، مگر اب ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ اس مرتبہ سلطان اور اس کے ساتھی ڈاکو اس جنگل میں کہیں پناہ نہیں لیں گے، اور بالفرض اگر انہوں نے جنگل ہی میں کہیں روپوشی اختیار کی تو ان کی وہ پناہ گاہ میرے لیے خاصی مشکل ثابت ہوگی۔ جنگل اچھا خاصا گھنا اور وسیع و عریض تھا۔
डाकू की तलाश में इसके मुख्तलिफ हिस्सों में छापे मारने की ज़रूरत थी और निहायती प्लानिंग के साथ। वैसे इस बात के कभी इम्कानात थे कि वो लोग किसी और तरफ निकल गए हों या वक्ती तौर पर उन्होंने इस जंगल को खैरबाद कह दिया हो ताकि पुलिस की कार्रवाई से वो महफूज रह सकें। एएसआई के रवाना होने के बाद मैंने डाकू की लाश को सरकारी अस्पताल भेजने का फैसला किया। लाश का तफसीली मुआयना मैं पहले ही कर चुका था, इसलिए इस पर ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं थी। लगभग 12:30 बजे मैंने खोजी को अपने साथ लिया और खुशिया के घर की तरफ चल पड़ा। एएसआई शमशाद का थाने में रहना ज़रूरी था, चुनाचे हवलदार फरजंद अली और एक कांस्टेबल को मैंने अपने साथ रख लिया। रसूल नगर नामी वो बस्ती थाने से एक फर्लांग के फासले पर थी और खुशिया का घर बस्ती के आखिरी किनारे पर ज़रा हटकर वाक़ था। थोड़ी देर बाद हम उसके दरवाजे पर खड़े थे। मैं और हवलदार यूनिफॉर्म में थे, जबकि खोजी ने पापलेन का कुर्ता और तहमद ज़ेब-ए-तन कर रखा था। सर पर उसकी मखसूस पगड़ी भी नज़र आ रही थी। वज़ीर अली की उम्र 60 से ज़्यादा थी। वो इस उम्र में भी ऐनक के बगैर तिलावत कलाम पाक कर सकता था और दूर देखने के लिए भी उसे आंखों को चुंधिया करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। दस्तक के जवाब में एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोलने से पहले सवाल किया, कौन है? मैंने कहा कि मैं खुशिया से मिलने आया हूँ, क्या वो घर पर है? अंदर चंद लम्हे खामोशी रही। कौन है? पूछने वाली की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो कोई बूढ़ी औरत होगी, वरना अभी तक कोई मेरे सामने नहीं आया था। मुझे यूँ महसूस हुआ कि वो औरत किसी से मशवरा कर रही है। मेरी समाअत तक कुछ इस किस्म की आवाज़ें पहुँची जैसे दरवाजे के पीछे खुसर पुसर की जा रही है। मैं समझ गया और दरवाज़ा खोलने में पसो पेश से काम लिया जा रहा है, जिसका एक ही मतलब था कि कोई गड़बड़ है। मैंने दोबारा दस्तक दी और बाआवाज़े बुलंद कहा, खुशिया, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है और मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। अंदर यकदम सन्नाटा छा गया। चंद लम्हात बाद दरवाजे की कुंडी गिरी और नीमवार दरवाजे में एक अधेड़ उम्र औरत की सूरत नजर आई और उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, थानेदार साहब, आपको खुशिया से क्या काम है? इस औरत की सूरत और आवाज़ से बुढ़ापा झलकता था। बहरहाल मैंने इस तजाद को फ़िलहाल नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा, खुशिया से मुझे जो काम है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम इसे बाहर भेजो। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके मैंने इजाफा किया, तुम गालिबन खुशिया की बीवी हो। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। उसने बताया कि जी, मैं खुशिया की बीवी बख्त भरी हूँ। खुशिया को रात से बुखार है और वो अंदर सोया पड़ा है। मुझे उसके बयान पर यकीन न आया। उसका लहजा चुगली खा रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने बंद दरवाजे के पीछे खुसर पुसर की जो आवाज़ें सुनी थीं, वो कोई और ही कहानी सुना रही थीं। अभी थोड़ी देर पहले दरवाज़ा खोलने से पहले तुमने किसी से सलाह मशवरा किया था, वो कौन था? क्या वो तुम्हारी बेटी है? तुम तीनों के सिवा इस घर में और तो कोई नहीं रहता? वो मेरे इन सवालिया जुमलों से घबरा गई। गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली, नहीं जी, मैंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मैं समझ गया कि वो वाज़े तौर पर झूठ बोल रही थी। आंखें उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रही थीं। मैंने घूर कर उसके चेहरे का जायज़ा लिया और कदरे सख्त लहजे में कहा, अगर खुशिया को बुखार है, वो बाहर नहीं आ सकता, तो क्या हुआ? तुम दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर जाकर इससे मिल लेता हूँ। ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है। वो मेरे तेवर भांप गई कि मैं किसी भी सूरत टलने वाला नहीं हूँ। खोजी वज़ीर अली ने बड़े वसूख से मुझे बताया था कि डाकुओं का खुरा इसी घर से थाने तक पहुँचा है और फिर थाने से वो जंगल की तरफ गए हैं। मैं खुशिया और खुशिया के खुरे को और उसके घर को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। खुशिया की बीवी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा और हम घर के अंदर पहुँच गए। वो एक कुशादा सहन वाला घर था, जिसके पिछले हिस्से में 3-4 कच्चे कमरे बने हुए थे। ऊंची छतों वाले ये कमरे हर किस्म के मौसम के लिए मौजूद थे, यानी गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। कुशादा सहन में आम, जामन, अमरूद और नीम के दरख्त भी इस्तादा नजर आए। चंद मवेशी भी अपनी मौजूदगी का इजहार कर रहे थे। एक दीवार के साथ कुंडली बनाई गई थी जिसमें बैक वक्त दर्जन भर जानवर चारा खा सकते थे। खोजी ने सहन अबूर करते हुए मेरे कान में सरगोशी की, मलिक साहब, मैं इस सहन को भी चेक करना चाहता हूँ। अगर डाकुओं ने अपने घोड़ों के साथ यहाँ कुछ वक्त गुजारा है तो इसके आसार मिल जाएंगे। मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम कांस्टेबल को साथ रखो और अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ। मैं हवलदार के साथ खुशिया की तरफ जाता हूँ।
دیکھوں تو وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خوشیا کی بیوی ہماری ان سرگوشیوں سے خاصے پریشان نظر آئے، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کی۔ وقت بھری نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا تھا اور وہ یقیناً خوشیا ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر خوشیا نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وقت بھری نے ہمارے لیے دوسری چارپائی پر ایک اجلی چادر بچھا دی اور جلدی سے بولی، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تنہائی میں خوشیا سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاصی جزبز نظر آئی، تاہم تھوڑے سے تامل کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی سے کہا، تم اس پر نظر رکھو، جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتا اس گھر کے کسی مکین کو باہر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ بیرونی دروازے کی نگرانی بہت ضروری ہے، اگر کوئی خاص بات نوٹ کرو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ اوکے سر، حوالدار نے مستعد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ خوشیا مریل سی آواز میں بولا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں وہ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا تھا۔ خوشیا کی عمر 65 کے قریب تھی اور اس کا پورا سر سفید ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، خوشیا، معاملے کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ وہ اپنے سر کو تھام کر بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب، میرا تو سر پہلے ہی قابو میں نہیں، کچھ چکر سا آ رہا ہے۔ اگر تم اداکاری سے باز نہ آئے تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچانک میرا لہجہ بے حد سنگین ہو گیا، اور تمہیں اتنا معلوم ہوگا پولیس والوں کا دوسرا راستہ کتنا بھیانک اور پرخار ہوتا ہے۔ اپنی بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ وہ گھیگی آیا، جناب آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اداکاری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ میں پچھلی رات سے بخار میں تپ رہا ہوں، اس وقت بھی میرا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو چھو کر دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تم بخار میں مبتلا ہو، اس کے لیے چھونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، اگر تیز بخار ہے تو سر میں درد ہوگا اور چکر بھی آ سکتے ہیں۔ میرے جواب سے اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی، جلدی سے بولا، جناب آپ میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یقین جانے میں کسی بھی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، تمہاری اداکاری سے میری مراد یہ ہے کہ بے خبری کا ناٹک کر رہے ہو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا معاملہ مجھے کھینچ کر تمہارے دروازے تک لایا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میرے سوال نے اس کی آنکھوں میں وحشت نمودار کر دی تھی۔ اس کے چہرے کا ہر حصہ خوف کی لپیٹ میں نظر آ رہا تھا، تاہم خوشیا کی زبان حتی الامکان ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، مم میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خوشیا میں تمہارے ساتھ بوجھو تو جانے کھیلنے نہیں آیا، لگتا ہے کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچانک میرا لہجہ سنگین ہو گیا، اگر تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حوالات کی ہوا کھانے کا شوق رکھتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تھانے میں تو بے زبان بھی بولنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ دوسرے راستے پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، آنکھوں میں بے پناہ وحشت بھر گئی۔ نحیف سی آواز میں منمنایا، مم میری خطا کیا ہے؟ تمہاری خطا یہ ہے کہ تم نے پچھلی رات 6 ڈاکوؤں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میں نے کڑک کر کہا، آپ کو غلط فہمی کے بچے؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت انداز میں کہا، مکمل تسلی کیے بغیر میں کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ مذکورہ ڈاکو تمہارے گھر میں ٹھہرے تھے، 1-2 پل کے لیے یا پوری رات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتاؤ تمہارا ان ڈاکوؤں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے ہیں؟ خوشیا کا وجود کپ کپانے لگا، اس لرزے میں بخار سے زیادہ میرے ٹریٹمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا کھوجی وزیر علی میرے پاس آ گیا اور میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ملک صاحب،
खोजी सनसनीखेज लहजे में बोला। मैंने कुशादा सहन समेत पूरा घर अच्छी तरह चेक कर लिया है। घर के एक कमरे में चंद अफराद ने कुछ वक्त गुजारा है। सहन में इनके और इनके घोड़ों के कदमों का खुरा भी मिला है। ये इन्हीं घोड़ों के कदमों के निशानात हैं जो इस घर से निकलकर थाने की तरफ गए थे। सुन रहे हो खुशिया? मैंने तंजिया लहजे में कहा। ये एक माहिर और तजुर्बेकार खोजी का तज्जिया है। क्या तुम इस हकीकत को झुटला सकते हो? खुशिया मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सीने पर हाथ रखकर कमज़ोर आवाज़ में हाय हाय करने लगा। मैंने कांस्टेबल से कहा कि इसकी बीवी और बेटी को बुलाकर लाओ। जनाब, इस घर में एक बूढ़ी औरत के सिवा और कोई भी नहीं, कांस्टेबल ने कहा। वही औरत जिसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला था। बेटी तो हमें कहीं नज़र नहीं आई। ठीक है, तुम बख्त भरी को यहाँ ले आओ। कांस्टेबल कमरे से बाहर निकल गया। मैंने खोजी से कहा, कांस्टेबल वापस आए तो तुम उसके साथ चले जाना। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि वो डाकू कहाँ कहाँ से गुजरकर इस बस्ती तक पहुँचे थे। मैं खुशिया का इंटरव्यू करता हूँ। अगर उसने कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी तहकीक से इसको पकड़ लेंगे। जंगल की जानिब बाद में जाएंगे। इस राह का खुरा ज़्यादा देर तक महफूज रहेगा, जबकि इधर फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। तुम बस्ती से आगे फैले हुए खेतों की तरफ निकल जाओ। वो पुरमाइनी अंदाज में सर हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद बख्त भरी भी कमरे में मौजूद थी। वो खुशिया की तरफ बढ़ी, उसे पानी पिलाया गया। 10-15 मिनट बाद वो कतरे संभल गया। इस दौरान में खोजी वजीर अली कांस्टेबल के साथ वहां से रुखसत हो गया। मैंने खुशिया का बकौर जायजा लेते हुए बख्त भरी से सवाल किया, तुम्हारी बेटी घर में मौजूद नहीं? क्या वो कहीं गई हुई है? जी, वो अपने मामू के घर चंदवाली गई हुई है, बख्त भरी ने अपने शौहर की जानिब देखते हुए जवाब दिया। चंदवाली एक छोटा सा गांव था जो मेरे थाने से शुमाल की सिमत वाक़ था। बीवी के जवाब पर खुशिया ने आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन ज़बान से कुछ न कहा। मैंने उसकी आंखों से झलकती सर्जिश को वाज़े तौर पर पढ़ लिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसे बख्त भरी का जवाब पसंद न आया हो। खुशिया काफ़ी हद तक संभल चुका था, लिहाजा मैं दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। खुशिया, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं कि यहाँ बैठकर तुम्हारा चेहरा तकता रहूं। अगर तुम ताउन करने पर आमादा नहीं तो मैं तुम दोनों को अपने साथ थाने ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। बोलो, क्या कहते हो? डाकुओं के बारे में बताने का इरादा है या फिर? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस नामुकम्मल जुमले के पीछे एक संगीन धमकी पोशीदा थी। डाकुओं के जिक्र पर बख्त भरी ने चौंक कर मुझे देखा और खुशिया के कुछ बोलने से पहले ही बोल उठी, तो आप डाकुओं के सिलसिले में यहाँ आए हैं? उसकी आवाज़ में खौफ की आमेजिश थी। पहले मैंने इसकी गैर मौजूदगी में खुशिया से डाकुओं के हवाले से सवालात किए थे, जिसके नतीजे में वो हाय हाय करने लगा था। बख्त भरी का चौंकना इस बात का बेयन सबूत था कि इस घर में कोई बड़ी गड़बड़ हुई थी। मैंने बख्त भरी की तरफ देखते हुए कहा, सिलसिले तो और भी बहुत हैं बीबी, लेकिन फ़िलहाल डाकुओं का मामला ज़ेरे गौर है। वो सरासीमा निगाह से अपने शौहर को देखने लगी। इसकी एक निगाह में सैकड़ों सवाल थे। खुशिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया। पता नहीं बख्त भरी की निगाह में ऐसी कौन सी बात थी जिसने खुशिया के आंसू निकाल दिए। इसकी ये हरकत मेरे लिए खिलाफ तवक्को थी। वो धुआंधार अंदाज में बावाज़े बुलंद रो रहा था। पहले तो मैंने यही समझा कि इसे शायद तेज़ बुखार की वजह से कोई दौरा वगैरह पड़ गया है। ऊंचे दर्जे का बुखार अगर सर को चढ़ जाए तो इंसान इसी किस्म की कैफियत में मुब्तला हो सकता है। बाज़ औक़ात शदीद बुखार के सबब इंसान बेहोश भी हो जाता है, और बेहोशी की कैफियत ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इससे जान जाने का ख़तरा भी पैदा हो जाता है। बहरहाल खुशिया 2-3 मिनट ही में संभल गया। उसने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा और गुलूगीर आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, हम बेकसूर हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया और न ही डाकुओं का साथ दिया है। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया था। वो अचानक ही हमारे घर में घुस आए थे। हम इनके सामने बेबस हो गए। बख्त भरी सख्ती की इसी कैफियत में खुशिया को देख रही थी। शायद उन्होंने डाकुओं के हवाले से आपस में जमाबंदी का कोई अहद कर रखा था। जब खुशिया की जबान के बंद खुल गए तो बख्त भरी ने सोचा कि वो भी अपने शौहर से क्यों पीछे रहे। उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, थानेदार साहब, इसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। अगर वो हमारी बेटी को राइफल के निशाने पर ना रख लेते तो शायद हम इन्हें अपने घर से निकालने की कोशिश करते। हम सोनी की वजह से बहुत मजबूर हो गए थे। बेटी के जिक्र पर मुझे एक झटका सा लगा। थोड़ी देर पहले बख्त भरी मुझे बता चुकी थी कि इसकी बेटी अपने मामू के घर चंदवाली गई हुई थी। इसका डाकुओं के हवाले से जिक्र चौंका देने वाला था।
میں خوشیہ کو نظر انداز کر کے بخت بھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری بیٹی کا نام سونی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں بخت بھری؟ صرف ایک ہی بیٹی ہے جناب، یہی سونی، وہ رقت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اور وہ کون ہے جو اپنے ماموں یعنی تمہارے بھائی سے ملنے اس کے گھر چنوالی گئی ہوئی ہے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ سونی ہی تو چنوالی۔ وہ یکلخت خاموش ہو گئی اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب بخت بھری، تمہیں اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اور نہ ہی تمہیں ذرا سا خیال آیا؟ سونی تمہاری کس قسم کی اکلوتی بیٹی ہے جو بیک وقت دو مختلف اور دور دراز کے گاؤں میں پائی جا رہی ہے؟ یہاں رسول نگر میں ڈاکو اسے رائفل کے نشانے پر رکھ کر تم لوگوں کو اپنے تعاون کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، اور ادھر چنوالی میں وہ اپنے ماموں کے گھر میں بھی موجود ہے۔ یہ کیسا ماورائی چکر ہے؟ کیا تم مجھے کوئی ہمزاد والی پٹی پڑھانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ میری سخت اور چبھتی ہوئی باتیں سن کر گھبرا گئی، لکنت زدہ لہجے میں بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ… بخت بھری، خوشیہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود تھانے دار صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں والی بات چھپی نہیں رہی تو پھر ہم بھی کوئی جھوٹ کیوں بولیں؟ اس نے ذرا توقف کر کے پہلو بدلا اور پھر خفیف آواز میں اپنی بیوی کو اپنی اور میری خاطرداری کے بارے میں کچھ ہدایات دینے لگا۔ میرے نانا کرنے کے دوران میں بخت بھری کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ اشارے کو سمجھ گیا اور اٹھ کر بخت بھری کے پیچھے ہی کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بخت بھری کی نگرانی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ سلطان ڈاکو کے حوالے سے کچھ کر گزرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں دوبارہ خوشیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی خوشیہ، اب تم جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں اصل کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک تعاون آمیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر رک کر اس نے کمزور لہجے میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات وہ اپنی بیوی بخت بھری اور بیٹی سونی کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ حسب معمول انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا، ہر شخص کی روزمرہ مصروفیات بھی طے شدہ ہوتی ہیں، جس میں موسموں کے تغیر و تبدل سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ ان کے جملہ کام ایک دو گھنٹے کی کمی بیشی سے انجام پانے لگتے ہیں، باقی سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ راستے میں اور خاص طور پر موسم سرما کی رات میں لوگ بہت جلد اپنے بستروں میں جا پہنچتے ہیں، شہری زندگی کی آدھی رات تک، اور بسا اوقات اس کے بعد بھی تا دیر جاگ کر صحت کا کباڑہ نہیں کیا جاتا۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا گاؤں کے ہر باسی کا معمول ہوتا ہے۔ خوشیہ اور اس کی بیوی اور بیٹی بھی رات کے پہلے پہر سونے کے لیے لیٹ گئے، اور جلد ہی نیند کی پرکیف وادی نے ان پر اپنا در وا کر دیے۔ سونی کی عمر 21-22 سال کے درمیان تھی، اور یہ وہ بھرپور عمر ہوتی ہے جب دیہات کی خالص فضا کی تازگی سے ہم آہنگ ہو کر عجیب بہار دکھا رہی ہوتی ہے۔ مرد ہو یا زن، اس عمر میں سب پر جوانی ٹوٹ کر برستی ہے۔ سونی تو اس میں بامسمہ تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ سونی دوسرے کمرے میں۔ بخت بھری نے کئی مرتبہ سونی سے کہا کہ وہ اکیلی نہ سویا کرے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابا یعنی خوشیہ کی موجودگی میں والدین کے کمرے میں سونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ یہ دلیل بھی دیتی کہ اس کا کمرہ ان کے کمرے سے زیادہ دور تھوڑی ہے۔ در حقیقت وہ دونوں کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور دونوں کی درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا جہاں سے بآسانی کمرے سے نکلے بغیر ادھر ادھر آیا جا سکتا تھا۔ سونی یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیتی تھی کہ بیچ کا دروازہ تو کھلا ہی رہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ فوراً انہیں مطلع کر دے گی۔ الغرض بقوع کی رات وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے کہ رات کے کسی پہر خوشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ وہ رات کا سویا اذان فجر کے وقت ہی اٹھتا تھا۔ اس نے دوسری چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی بخت بھری کو جگایا۔ وہ اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھائے جانے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہو گیا خوشیہ؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ خوشیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟
बख्त भरी ने जवाबन सरगोशियाना अंदाज में पूछा और सोनी के कमरे में खुलने वाले मुश्तरका दरवाजे की तरफ देखने लगी। बख्त भरी एक माँ थी और गड़बड़ के हवाले से आपो आप उसका ध्यान सोनी की तरफ चला गया था। मज़कूरा दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, ताहम उसे कुंडी नहीं लगाई जाती थी। खुशिया ने आवाज़ दबाकर कहा, मैंने थोड़ी देर पहले किसी को इस कमरे में सुना है कि वो बोल रहा हो। शायद इन्हीं आवाज़ों की वजह से मेरी आंख खुल गई है। एक लम्हे को रुककर उसने इजाफा किया, मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे अलावा भी कुछ लोग इस घर में मौजूद हैं। तुम डराने वाली बातें कर रहे हो खुशिया? बख्त भरी की आवाज़ में सरासीमगी थी। इस सूरत हाल ने उसे पूरी तरह बेदार कर दिया था। मैं सोनी को जाकर देखती हूँ, वो तशवीश भरे लहजे में बोली और चारपाई से नीचे उतर आई। ठीक है, तुम उसकी खैरियत मालूम करो। खुशिया ने भी बिस्तर छोड़ दिया, फिर घर के दूसरे हिस्सों में जाकर देखते हैं। अगले 2 मिनट के अंदर ये इंकिशाफ हो गया कि सोनी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। इस सूरत हाल ने बूढ़े वालिदैन को गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो अपने कमरे से सहन में निकल आए और इसी वक्त उन्हें शदीद हैरत का एक और झटका लगा। सहन में निस्फ दर्जन घोड़े देखकर वो शदीद उलझन में पड़ गए। इस वक्त एक कमरे में से चंद अफराद के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। वो दोनों कमान में से निकले हुए तीरों की मानिंद मज़कूरा कमरे की जानिब बढ़ गए, क्योंकि सुनाई देने वाली आवाज़ों में सोनी की आवाज़ भी शामिल थी। इस कमरे के वहशतनाक मंजर ने इनकी परेशानी में 1000 गुना इजाफा कर दिया। 6 डाकुओं ने सोनी को अपने नरगे में ले रखा था। इन जालिमों ने पता नहीं किस तरह वहां एक दिया भी रोशन कर लिया था। इस सिलसिले में उन्होंने सोनी से मदद ली होगी। दिए की नाकाफी रोशनी में सोनी की सूरत खौफ और दहशत की अलामत बनकर रह गई थी। खुशियाँ और बख्त भरी डाकुओं की नज़र से छुपे न रह सके और इन्हें भी बेबस कर दिया गया। थोड़ी देर बाद 3 डाकू सोनी और बख्त भरी के पास ही रुक गए और बाकी 3 खुशिया के साथ दूसरे कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचने के बाद 2 डाकू दरवाजे के करीब खड़े हो गए और तीसरा खुशिया से मुज़ाकरात करने लगा। हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, डाकू ने सख्त लहजे में कहा। शर्त यही है कि तुम हमारे साथ ताउन करो। तुम लोग हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? खुशिया ने डरते डरते पूछ लिया। वो बोला, हम 2-2.5 घंटे तुम्हारे घर में गुजारना चाहते हैं। अगर तुम लोगों ने शराफत का सबूत दिया तो हम जैसे खामोशी से आए हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ से रुखसत भी हो जाएंगे, लेकिन किसी गड़बड़ या तुम्हारी चालाकी की सूरत में तुम तीनों जान से जाओगे। बोलो, क्या इरादा है? इस मौके पर कोई भी कमज़ोर और शरीफ इंसान किसी खतरनाक इरादे का इजहार नहीं कर सकता। खुशिया ने कहा, ठीक है, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक जाओ। मेरी बेटी और बीवी को कोई तकलीफ या नुकसान ना पहुंचाओ। अगले चंद लम्हात में खुशिया को पता चल गया कि वो लोग किस तरह घर में दाखिल हुए थे।